बच्चों हम हमारा 4th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत, जिसके लास्ट वीडियो में हमने एक फर्म के पूर्ति वक्र की चर्चा की थी और उसके बाद हमने पढ़ा था कि पूर्ति वक्र किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले कारक प्रौद्योगिक प्रगति, उत्पादन के साधनों की कीमतें और इकाई खर्च, जिसके द्वारा पूर्ति वक्र क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, उसकी चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे कि बाजार पूर्ति क्या होती है। हमने पढ़ा था कि उद्योग क्या होता है, फर्मों का समूह होता है जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, फर्में होती हैं। अब इन फर्मों के द्वारा क्या किया जाता है, बाजार में वस्तुएं क्या की जाती हैं, पूर्ति की जाती हैं। तो बाजार में इन सभी फर्मों के द्वारा जो पूर्ति की जाती है उनका योग ही क्या होगा, बाजार पूर्ति होगा। और जो पूर्ति वक्र हम ज्ञात करेंगे तो जो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र हम बनाते हैं विभिन्न फर्मों का, उनके समस्तरीय योग के द्वारा हम बाजार पूर्ति वक्र का निर्माण यहाँ पर करेंगे। तो शुरू करें। बाजार पूर्ति क्या होता है, निश्चित समय में समस्त फर्मों द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति मात्रा के योग को क्या कहते हैं, के रेखा चित्र रूप को हम कहते हैं बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र, क्योंकि यहाँ रेखा चित्र रूप है इसीलिए क्या हो गया, बाजार पूर्ति वक्र। कि निश्चित समय में जो भी फर्में हैं उद्योग में, उनके द्वारा विभिन्न कीमतों पर जो की जाने वाली क्या होती है, पूर्ति, उसका जो योग है उसका रेखा चित्र रूप कहलाता है हमारा बाजार पूर्ति वक्र। और ये व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्रों के क्षैतिज योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो व्यक्तिगत फर्में हैं, अलग अलग फर्में हैं, उनके योग के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं 3, 2 और 3। हम यहाँ पर अलग अलग कीमतें डिसाइड कर देते हैं। एक कीमत तो है P3, एक कीमत है P2 और एक कीमत है P1। ये है हमारी फर्म A, ये है फर्म B और ये A+B अर्थात मार्केट, बाजार पूर्ति वक्र। हम अब क्या देखते हैं कि जो फर्म A है, ठीक है, फर्म A जो P1 कीमत है उस पर क्या कर सकती है, पूर्ति कर सकती है। P1 कीमत से कम कीमत पर वो कोई पूर्ति नहीं करती। तो उसका जो पूर्ति वक्र है वो कहाँ से शुरू होता है, P1 से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, SS। आ रहा है बच्चों समझ में। SA ले लेते हैं इसके नीचे ताकि पता रहे कि A का क्या है, पूर्ति वक्र है। और यदि हम फर्म B की बात करें तो फर्म B P2 से कम कीमत पर कोई भी अपने वस्तु की पूर्ति नहीं करती, क्योंकि सभी फर्म अपनी अपनी कीमत निर्धारित कर लेती हैं। उससे कम कीमत पर वो क्या नहीं करती, पूर्ति नहीं करती। क्यों, क्योंकि उसकी लागतें भी तो होती हैं ना, कि वो उसकी लागत यहीं पर न्यूनतम हो रही होगी P2 कीमत पर या P1 कीमत पर A फर्म की। तो इसके बाद उससे कम पर वो क्या करेगी, अपने उत्पादन के स्तर को शून्य कर देगी। यदि P1 से कीमत कम होती है तो फर्म कोई पूर्ति नहीं करेगी, अपने उत्पादन को शून्य कर देगी। इसी प्रकार जो फर्म B है वो कहाँ से उत्पादन करेगी, P2 से। यदि P2 से कम कीमत उसे प्राप्त करती होती है तो वो अपना उत्पादन नहीं करेगी, क्योंकि उसकी लागत इसी प्रकार से है। सभी फर्मों की लागतें भी तो अलग अलग होती है ना, इसीलिए। अब हम इन दोनों के टोटल के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, PM अर्थात A और B दो फर्में मान रहे हैं हम बाजार में, उनके योग के द्वारा हम बाजार मांग वक्र, बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात कर सकते हैं। तो A का पूर्ति वक्र जो A से शुरू होता है और P1 से स्टार्ट होता है और B का P2 से स्टार्ट होता है। यदि हम मान लें कि P3 कीमत है तो P3 कीमत पर तो A भी क्या करेगी, पूर्ति करेगी, और जो B है वो भी पूर्ति करेगी, क्योंकि इनकी जो न्यूनतम कीमत है उससे उनको अधिक कीमत प्राप्त हो रही है। आ रहा है ना बच्चों समझ में। तो अब बाजार पूर्ति वक्र क्या होगा, इसके समस्तरीय योग पे हम देखेंगे। यहाँ तक तो जो P1 है यहाँ पर तो कौन पूर्ति करती है, A फर्म करती है, और जो B फर्म है वो यहाँ से अपनी पूर्ति स्टार्ट करती है। तो इस प्रकार से जो बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा बाजार पूर्ति वक्र आ गया, जिसको हमने दोनों जो A फर्म है और B फर्म है दोनों के समस्तरीय योग के द्वारा ज्ञात किया है। हमने यहाँ पर यह भी देखा है कि P1 कीमत से कम कीमत पर जो A फर्म है वो कोई पूर्ति नहीं करती और P1 से ऊपर कीमत पर वो सारी पूर्ति करती है। ठीक है, जो P1 है उससे कम कीमत पर उसके द्वारा कोई पूर्ति नहीं की जाती। यहाँ P2 कीमत से कम कीमत पर B फर्म के द्वारा पूर्ति नहीं की जाती। अब इन दोनों के योग के द्वारा हम बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात करते हैं। तो आगे बच्चों समझ में, इसे हम एक रेखा चित्र या सारणी
के द्वारा भी अच्छे से समझ सकते हैं कि विभिन्न डिजिट्स के द्वारा कि किस प्रकार से हम बाजार पूर्ति ज्ञात करते हैं। हमने बाजार मांग वक्र ज्ञात की थी, बस वैसा ही है बाजार पूर्ति वक्र। तो पूर्ति क्या होती है, जैसे जैसे वस्तु की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं तो वस्तु की पूर्ति मात्रा भी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अर्थात कीमत में और पूर्ति मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, जबकि मांग में और कीमत में कैसा संबंध था, ऋणात्मक संबंध था, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उत्पादक क्या करना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं, इसीलिए वो वस्तु की अधिक पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत 1, 2, 3, 4 यदि बढ़ती है तो फर्म ए के द्वारा जो की जाने वाली पूर्ति मात्रा है 10, 20, 30, 40 वो भी बढ़ जाती है। फर्म बी के द्वारा की जाने वाली पूर्ति मात्रा 5, 10, 15, 20 वो भी क्या होती है, बढ़ती है। दोनों के द्वारा अलग अलग कीमतों पर अलग अलग पूर्ति की जाती है। देख पा रहे हैं आप। अब बाजार पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के द्वारा जो की जाने वाली पूर्ति है उसका क्या कर देते हैं टोटल। यहाँ पर हमने 10 और 5 15, 20 और 10 30, 30 और 15 45 और 40 और 20 60। तो बाजार पूर्ति हमारी 60 आ गई। ठीक है, 15, 30, 45, 60। अब हम इनको डायग्राम के द्वारा भी दर्शा सकते हैं कि हम दर्शा सकते हैं कि जो ए फर्म है उसके द्वारा की जाने वाली पूर्ति। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम दर्शा देते हैं कीमत 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ हम दर्शा रहे हैं क्यू, पूर्ति मात्रा कितनी है 10, 20, 30 और 40। तो हम इसको दिखाते हैं, एक पे कितनी है 10, दो पे है 20। इस प्रकार से हमारा एस ए और एस ए फर्म के द्वारा पूर्ति आ जाती है। यदि हम बी फर्म की देखते हैं तो बी फर्म की हम वही कीमत 1, 2, 3 और 4 दर्शाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं 0, 5, 10, 15 और 20। तो इसी तरीके से एस बी फर्म की पूर्ति होती है। अब इन दोनों के टोटल के द्वारा हम बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात कर सकते हैं, वो भी इजी है। यहाँ पर Q हो गई, यहाँ पर की P हो गई और यहाँ पर है कीमत वही 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60। जैसे हमने बाजार मांग वक्र बनाया था बस उसी तरीके से हमें बाजार पूर्ति वक्र बनाना है। तो हम ये देखते हैं कि जो एक कीमत है उस पर कितनी पूर्ति है 15, फिर बी कीमत पर कितनी होती है, दो कीमत पे होती है 30, फिर इसके बाद होती है 45 और उसके बाद होती है 60। तो ये इस तरीके से बन जाता है हमारा एस एम बाजार पूर्ति वक्र, जो कि दोनों जो पूर्ति वक्र हैं हमने पहले इन दोनों का योग करके बाजार पूर्ति ज्ञात की, और जो दोनों वक्र हैं उसके समस्त के योग के द्वारा हम बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात करते हैं। हम इसको इस तरीके से जो हमने बनाया है इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। आगे देखते हैं कि बाजार पूर्ति वक्र बाजार में फर्मों की स्थिर संख्या के लिए प्राप्त किया जाता है। ये जो हमने बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त किया है वो क्या है, स्थिर संख्या है। फर्मों की कितनी संख्या है, केवल 2। यदि फर्मों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, तो पूर्ति मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरी यदि इन्वॉल्व हो जाएंगी तो पूर्ति बढ़ेगी ना, क्योंकि वो भी तो क्या करेंगी, उत्पादन करेंगी और उसकी मार्केट में पूर्ति करेंगी। तो फर्मों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, पूर्ति बढ़ जाएगी। और फर्मों की संख्या यदि घट जाती है तो पूर्ति बाजार पूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे फर्मों की संख्या में परिवर्तन होता है बाजार पूर्ति वक्र भी क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। फर्मों की संख्या यदि बढ़ती है तो पूर्ति वक्र क्या होता है, दाहिने ओर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि पूर्ति बढ़ जाती है। और यदि फर्मों की संख्या घटती है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। जैसे मानो ये पूर्ति वक्र है SS। ठीक है, यदि फर्मों की संख्या बढ़ी अर्थात क्या होगा, यहाँ पर हमने मान लिया कि इस तरीके से उत्पादन है, उद्योग है, ये D है और ये D है। यदि फर्मों की संख्या बढ़ी तो क्या होगा, ये हमारा दाहिने तरफ शिफ्ट हो गया, अर्थात उत्पादन बढ़ जाएगा। आ रहा है, फर्मों के द्वारा जो की जाने वाली पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि क्या हुआ तो ये हो जाएगा S2 अर्थात उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, Q1 और Q2। फर्मों की संख्या बढ़ने से पूर्ति वक्र दाहिनी ओर, फर्मों की संख्या घटने से पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। आगे बच्चों समझ में। अब हम आगे देखते हैं कि यदि 2 फर्म हैं और दोनों फर्मों के पूर्ति वक्र यहाँ पर दिए हुए हैं। 2 फर्म है यहाँ पर, एक तो S1P, S2P, मतलब 2 फर्म है, दोनों फर्मों की एक फर्म और दूसरी फर्म, दोनों की यहाँ पर पूर्ति दर्शा रखी है कि फर्म की पूर्ति 0 होती है यदि कीमत क्या होती है, 10 से कम हो जाती है। हमने अभी जो सवाल पढ़ा था उसी के हिसाब से है कि जो फर्म एक है वो अपनी पूर्ति 0 कर देती है यदि उसकी कीमत क्या होती है, 10 से कम हो जाती है। और यदि 10 से अधिक या 10 से बराबर यदि उसको कीमत मिलती है तो फर्म एक अपनी पूर्ति P-10 करती है। ये उसका समीकरण है पूर्ति का।
आ रहा है बच्चों समझ में। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरी जो फर्म है वो क्या करती है, यदि उसको पी से जो पी है कीमत है 15 से कम मिलती है तो वो क्या करती है, अपनी पूर्ति जीरो कर देती है। फर्म 1 10 से कम कीमत पे जीरो कर रही थी, फर्म 2 15 से कम कीमत पर क्या करती है, अपनी पूर्ति जीरो कर देती है। और यदि उसको 15 से अधिक या 15 से बराबर कीमत मिलती है तो वो क्या करती है, पूर्ति P-15 करती है। आ रहा है बच्चों समझ में। तो हमें क्या ज्ञात करना है, SMP ज्ञात करना है, अर्थात बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात करना है। पूर्ति मार्केट और पी यहाँ पर हम, क्योंकि कीमत पे डिपेंड करती है ना पूर्ति, इसीलिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो S1P है, जो हमारी पहली फर्म द्वारा जो पूर्ति की जा रही है और जो दूसरी फर्म द्वारा जो पूर्ति की जा रही है, उसका हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे S1P प्लस S2P। हमने यही तो पढ़ा था कि बाजार पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्मों के द्वारा, जो व्यक्तिगत फर्मों के द्वारा जो पूर्ति की जा रही है उसका क्या कर देते हैं, योग। तो व्यक्तिगत फर्में यहाँ पर 2 है, S1P और S2P। जो P है पहली फर्म और दूसरी फर्म, उनके द्वारा की जाने वाली पूर्ति का हम क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, S2P कि हमारी क्या निकलती है, 0। S2P निकल के यहाँ पर SMP कर देते हैं कि SMP हमारी क्या निकलती है, अर्थात मार्केट के द्वारा की जाने वाली पूर्ति हमारी क्या निकलती है, 0 यदि कीमत क्या होती है, 10 से कम होती है। क्योंकि कीमत 10 से कम है तो क्या होगा, ना तो पहली फर्म की अपनी पूर्ति करेगी ना दूसरी फर्म पूर्ति करेगी, क्योंकि दूसरी फर्म तो P 15 से कम है तब भी पूर्ति नहीं कर रही है, और पहली फर्म P 10 से कम है तब भी पूर्ति नहीं कर रही है। आ रहा है बच्चे समझ में। तो P यदि 10 से कम है तो दोनों फर्म क्या करेंगी, पूर्ति नहीं करेगी। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि P यदि क्या है, 10 से कम है, 10 से अधिक है, या क्या है, 10 से बराबर है, या 15 से क्या है, कम है। अर्थात 10 और 15 के बीच की स्थिति है, 10 से तो अधिक, 10 के बराबर भी, और 15 से कम। तो इसके बीच की स्थिति में क्या होगी, फर्म 1 तो पूर्ति कर देगी, क्योंकि फर्म 1 तो क्या कर रही है, 10 से अधिक पे और 10 से बराबर पे क्या करती है, पूर्ति। लेकिन जो फर्म B है, फर्म जो दूसरी सेकेंड फर्म है, वो 15 से कम कीमत पर कोई पूर्ति नहीं करती है। हमने यही पढ़ा था ना कि 15 से कम कीमत पर वो कोई पूर्ति नहीं करती। तो बाजार पूर्ति केवल किसके द्वारा की जाएगी, पहली फर्म के द्वारा। वो कितनी की जाएगी, P-10, 10 से अधिक और 10 से बराबर कीमत पर। तो क्या होगी, हमारी पूर्ति क्या होगी, P-10। आ रहा है बच्चों समझ में। और यदि कीमत 10 से 15 के बीच में हो गई, अब यदि कीमत 15 से अधिक हो जाती है, 15 के बराबर या 15 से अधिक हो जाती है, तो क्या होगी, फर्म 1 भी पूर्ति करेगी और फर्म 2 भी पूर्ति करेगी। हमने यही पढ़ा था ना कि इसमें क्या होगा, फर्म 1 भी पूर्ति करेगी और फर्म 2 भी पूर्ति करेगी, क्योंकि कीमत क्या हो गई, 15 से अधिक और 15 के बराबर। तो ये तो 10 से अधिक और बराबर पे ही पूर्ति कर रही है, तो ये तो आएगा ही आएगा, और ये भी 15 से अधिक और बराबर पे पूर्ति कर रही है। तो हम P-10 और P-15 दोनों का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो P-10 प्लस P-15, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2P-25। ये यहाँ पर यही है, P-10 प्लस P-15। तो बाजार पूर्ति क्या होगी, 2P-25। तो इस प्रकार से हमने बाजार पूर्ति कैसे ज्ञात की, दोनों फर्मों के द्वारा जो की जाने वाली पूर्ति है उसका योग कर हमने यहाँ पर कीमतों को भी ध्यान में रखा है कि कौन सी फर्म किस कीमत पर कितनी पूर्ति करती है। तो अलग अलग कीमतों पर फर्मों के द्वारा की जाने वाली पूर्ति मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि फर्म 1 है, वो 10 से कम कीमत पर पूर्ति ही नहीं करती है, तो वो पूर्ति नहीं कर रही, तो दूसरी भी नहीं कर रही, क्योंकि वो 15 से कम कीमत पर नहीं कर रही। तो क्या होगी, बाजार पूर्ति वक्र 0 हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं दूसरी कंडीशन में कि जो 10 से अधिक या 10 के बराबर कीमत मिलती है, तो फर्म 1 तो पूर्ति करती है, लेकिन फर्म 2 तो फिर भी पूर्ति नहीं करती है। तो बाजार पूर्ति क्या हो गई, फर्म 1 के द्वारा की जाने वाली पूर्ति। समझ में आया ना। और फिर हम देखते हैं कि यदि 15 से अधिक या 15 के बराबर कीमत मिलती है, तो फर्म 1 तो पूर्ति करेगी, तो फर्म 2 भी उस मात्रा, उस कंडीशन में क्या करेगी, पूर्ति करेगी। तो दोनों का हम योग करके 2P-25 बाजार पूर्ति निकाल लेते हैं। आगे बच्चों समझ में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा बाजार पूर्ति के बारे में कि जो क्या होता है, व्यक्तिगत पूर्ति के योग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, और व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों के समस्तरीय योग के द्वारा बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सारे डायग्राम से और इस तरह से इसको समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे पूर्ति की लोच के बारे में। जैसे कि हमने मांग की लोच पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे पूर्ति की लोच, अर्थात पूर्ति की कीमत लोच। कीमत से पूर्ति किस प्रकार से प्रभावित होती है, उसको एक जो समीकरण है या एक जो फॉर्मूला है उसके द्वारा समझेंगे, और उसका एक सवाल भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।